बिहार पुलिस क्वेश्चन पेपर 23 जुलाई 2025 जैसे हूबहू प्रश्नों को आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, बिहार पुलिस का जो एग्जाम 23 जुलाई 2025 को लिया जाएगा। फ्रेंड्स उसके लिए देखिए, अभी जो 16 जुलाई और 20 जुलाई का जो पेपर हुआ है उसी पर आधारित इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि सीडीएस का जो पेपर है वहाँ से प्रश्न उठा करके बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो सीडीएस का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जीके और साइंस के प्रश्नों को। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है और निश्चित रूप से यहाँ से 4 से 5 प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे सभी जिलों को मिला करके। तो इम्पॉर्टेंट सेशन है, इसको ध्यानपूर्वक पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो बिहार पुलिस 2025 से संबंधित अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो कम से कम इसको एक ग्रुप में फ्रेंड्स अवश्य ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज हम लोग बिहार पुलिस 23 जुलाई 2025 क्वेश्चन पेपर जैसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, ये प्रश्न जो है ये कल ही पूछा गया था 20 जुलाई 2025 को बिहार पुलिस के एग्जाम में। और देखिए, ये प्रश्न सीडीएस का है। 2024 में ये प्रश्न सीडीएस में पूछा गया है कि प्रश्न कि कश्मीर में शैवध का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका आंसर वसुगुप्त होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया भी है। तो देखिए, प्रश्न जो है सीडीएस के पेपर में बिहार पुलिस से पूछे जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है कि संगीत पर आधारित कृति मान कौतूहल किसके संरक्षण में तैयार की गई। अब आपको ध्यान रखना है कि ये जो कृति है मान कौतूहल, ये संगीत पर आधारित कृति है, ठीक है ना, जो अपने ऐतिहासिक काल के दौरान भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और संगीत विरासत को प्रदर्शित करती है। और देखिए, संगीत पर आधारित कृति मान कौतूहल किसके संरक्षण में तैयार की गई थी। तो फ्रेंड्स, ये ग्वालियर के राजा मानसिंह के संरक्षण में तैयार किया गया था। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। देखिए, बहुत ज़्यादा डिटेल में अब पढ़ने का समय नहीं है, हम लोग एक नज़र रिवीजन करेंगे। हो सकता है कि सेम प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिए जाए, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मैंने जैसे आपको बताया है कि सीडीएस के पेपर से प्रश्न बिहार पुलिस में पूछे जा रहे हैं, सीडीएस के पेपर से और जीडी के पेपर से। तो अगर पॉसिबल हो तो आप 2020 के बाद से सीडीएस का भी पेपर और जीडी का भी पेपर आप कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, उसके बाद पूछा गया है यहाँ पर कि दिल्ली सल्तनत काल के दौरान हीरे का खनन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था। दिल्ली सल्तनत काल के दौरान हीरे का खनन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये किया गया था कहाँ पर, तो पन्ना में। पन्ना में किया गया था। देखिए, पन्ना जो है ये भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में स्थित एक शहर है और यह अपनी हीरे की खदानों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये पन्ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। पन्ना कहाँ पर है फ्रेंड्स, तो मध्य प्रदेश में है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से देखिए किस संयुक्त राष्ट्र संगठन को 2 बार नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। अच्छा, पूछा गया था कि मैडम क्यूरी को, ठीक है ना, मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ये प्रश्न पूछा गया है अभी। और देखिए, इसको भी ध्यान रखना है कि किस संयुक्त राष्ट्र संगठन को 2 बार नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये पुरस्कृत किया गया है किसको, तो यूएनएचसीआर को। यहाँ पर देखिए यूएनएचसीआर को किया गया है, ठीक है ना। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपको है कब कब इसको दिया गया है, तो पहली बार 1954 में और दूसरी बार 1981 में दिया गया था। शरणार्थियों की सहायता के लिए, उसके निरंतर कार्य के लिए दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यूएनएचसीआर, अच्छा इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये भी आप जान लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए, इसका फुल फॉर्म होता है क्या, तो यूनाइटेड नेशंस। यहाँ पर मैं फिर से लिख देता हूँ, UNHRC, ठीक है ना, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, इसको 2 बार जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि मानव शरीर की किस कोशिका में केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस नहीं होता है। साइंस के प्रश्न का वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा है इसमें और सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपका वैसे भी डिमांड रहता है कि साइंस का प्रश्न ज़्यादा कराया जाए। तो फ्रेंड्स देखिए, ये कौन सा जो है कोशिका है जिसमें केंद्रक नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये आपका आरबीसी है,
लाल रक्त कोशिका। तो यहाँ पर देखिए लाल रुधिर कोशिका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लाल रक्त कोशिका को क्या कहा जाता है, तो इसको एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। एरिथ्रोसाइट्स भी इसको कहा जाता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है ना। तो एरिथ्रोसाइट्स अगर ऑप्शन में दे देगा ये हटा देगा, और कभी कभी क्या करता है कि ऑप्शन में एरिथ्रोसाइट्स दे देता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और देखिए ये क्या करता है, तो ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है, आरबीसी जो है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पादप और प्राणी कोशिकाओं में पाए जाने वाले सूक्ष्म पिंडों यानी कि माइक्रो बॉडी में क्या पाई जाती है। पादप और प्राणी कोशिकाओं में पाए जाने वाले सूक्ष्म पिंडों यानी कि माइक्रो बॉडी में क्या पाया जाता है। तो फ्रेंड्स क्या पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा इसमें पाया जाता है एंजाइम। क्या पाया जाता है, इसमें एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए आप डायरेक्टली याद रखिए इन प्रश्नों को, ठीक है ना, डायरेक्टली याद रखिएगा। माइक्रो बॉडीज में ऐसे एंजाइम होते हैं जो फैटी एसिड को टूटने में और डिटॉक्सिफिकेशन प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया है कि लार और अश्रु यानी कि लार और आंसू में विद्यमान प्रतिजीवाणुक एंजाइम को क्या कहते हैं। लार और आंसू में यानी कि अश्रु में विद्यमान प्रतिजीवाणुक एंजाइम को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है लाइसोजाइम। इसको क्या कहा जाता है, इसको लाइसोजाइम कहा जाता है। लाइसोजाइम राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। देखिए लाइसोजाइम ऑप्शन सी में दिया गया है, लाइसोजाइम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया कि सब्जियों का कौन सा समूह किसी पौधे का भूमिगत तना या रूपांतरित तना है। भूमिगत तना या रूपांतरित तना, इसमें से कौन सा समूह है। तो आप देखेंगे आलू, प्याज और लहसुन, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना, आलू, प्याज और लहसुन। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है। कौन सा इसमें से उभयधर्मी ऑक्साइड है। अच्छा उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, तो वे ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ प्रतिक्रिया कर सकते हैं। और इसमें से उभयधर्मी जो है ना, यह आपका है Al2O3 यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड, यह एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। यहाँ पर देखिए MgO जो है, MgO यह एक क्षारीय ऑक्साइड है, अम्लीय नहीं है ये। और यहाँ पर देखिए P4O10 जो है ये एक अम्लीय ऑक्साइड है, ये क्षारीय नहीं है। और यहाँ पर देखिए Na2O ये एक क्षारीय ऑक्साइड है, ये अम्लीय नहीं है। यानी कि Al2O3 जो है ये अम्लीय भी है और क्षारीय भी है, ठीक है ना। चलिए तो इसीलिए उभयधर्मी ऑक्साइड है। उसके बाद देखिएगा कि ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन, देखिएगा यहाँ पर ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन और साइक्लोहेक्सेन की ऑक्टेन संख्या का सही क्रम क्या है, इसकी ऑक्टेन संख्या का। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ये डायरेक्टली याद रखना है। देखिए ब्यूटेन की बात करते हैं तो ब्यूटेन में लगभग 94 जो है, 94 ऑक्टेन रेटिंग है इसका, ब्यूटेन का लगभग 94 है। अच्छा अगर पेंटेन की बात करते हैं तो पेंटेन का लगभग 62 है। हेक्सेन की बात कर लें तो हेक्सेन का 25 के आसपास है। और साइक्लोहेक्सेन की बात करते हैं तो इसका लगभग 82 के पास है, ठीक है ना। तो पूछा गया है कि सही क्रम क्या है, यानी कि सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखिए आप ब्यूटेन का है लगभग 94, उसके बाद देखिएगा साइक्लोहेक्सेन का है। तो यहाँ पर देखिए ब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, उसके बाद देखिए पेंटेन का है और फिर हेक्सेन का है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा HCl के साथ, मतलब HCl के साथ मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और लोहा की अभिक्रियाशीलता का सही क्रम है। HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। तो इनमें देखिएगा सबसे ज़्यादा बात करते हैं तो मैग्नीशियम का है, ठीक है ना। उसके बाद एल्युमिनियम का है, मैग्नीशियम का यहाँ पर भी है, एल्युमिनियम का यहाँ पे, ये तो हट गया, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक और फिर लोहा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मेथनॉल जो है टॉक्सिक होता है, यानी कि ये विषाणु होता है, और क्यों होता है ये बताना है आपको। तो देखिए मेथनॉल जो होता है ना, मेथनॉल ये टॉक्सिक होता है क्योंकि मेथनॉल यकृत में, मेथनॉल में ऑक्सीकृत होता है। किस में ऑक्सीकृत हो जाता है, पहले ऑप्शन देख लीजिएगा। तो देखिए ये मेथनॉल यकृत में मेथेनॉल में ऑक्सीकृत होता है जो जीव द्रव को स्कंदित करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि सिरका क्या है। सिरका क्या है, तो देखिए सिरका जो है ना ये जल में एसिटिक अम्ल का 5 से 8% घोल है।
जल में एसिटिक एसिड का, एसिटिक अम्ल का 5 से 8% का घोल है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किससे सीटेन के रूप में जाना जाता है। सीटेन के रूप में किसको जाना जाता है बताइए। तो देखिए सीटेन के रूप में जाना जाता है किसको, हेक्साडेकेन को। सीटेन शब्द हेक्साडेकेन को संदर्भित करता है, ठीक है ना। हेक्साडेकेन यानी कि C16H4 के साथ एक सीधी श्रृंखला वाला एल्केन है ये, तो यहाँ पर आपका हेक्साडेकेन हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है ये अरब प्रायद्वीप का भाग नहीं है। अरब प्रायद्वीप का भाग, तो इसमें से अगर हम बात करते हैं तो पहले देख लीजिए अरब प्रायद्वीप में जो है, ध्यान रखिएगा लीबिया नहीं आता है। एक प्रश्न पूछा भी गया है कि लीबिया ऑप्शन देकर, लीबिया नहीं आता है और जॉर्डन नहीं आता है, ठीक है ना, जॉर्डन नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए जॉर्डन हो जाएगा। बाकी देखिए अरब प्रायद्वीप की बात करते हैं तो सऊदी अरब आएगा, यमन आएगा, ओमान आता है, संयुक्त अरब अमीरात आता है, कतर आता है, बहरीन आता है और कुवैत आता है। तो यहाँ पर कुवैत, ओमान, यमन दिया गया है। बाकी जो नाम बताए हैं मैंने वो भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। बट याद रखिएगा जॉर्डन, लीबिया, इजराइल वगैरह नहीं है, ईरान वगैरह नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल जो है, जैवमंडल रिजर्व भारत के 3 राज्यों में फैला हुआ है। बताइएगा भारत के 3 राज्यों में। राइट आंसर यहाँ पर बताइएगा फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये नीलगिरी है, और नीलगिरी आपको पता है कि ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में फैला हुआ है। अच्छा, असन कमार अमरकंटक जो है ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। अच्छा, शेषांचलम कहाँ पर पड़ता है, शेषांचलम बताइएगा। शेषांचलम, ये आपका शेषांचलम जो है ना, शेषांचलम बायो रिजर्व, ये कहाँ पर पड़ता है। तो शेषांचलम जो पड़ता है ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। शेषांचलम बायो रिजर्व इज लोकेटेड इन द शेषांचलम हिल ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। और अगस्तमलाई कहाँ पर पड़ता है, अगस्तमलाई जो अगस्तमलाई रिजर्व है ये कहाँ पर है। तो देखिएगा ये मैंने बता दिया आपको कहाँ पर, तो ये छत्तीसगढ़, शेषांचलम आंध्र प्रदेश, और अगस्तमलाई जो है ये आपका हो जाएगा कहाँ पर, तो केरल और तमिलनाडु की सीमा पर ये अगस्तमलाई है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए चक्रशिला वन्यजीव अभयारण्य असम में है, नाहर वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा में है, केन वन्यजीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। ये रामनगर वन्यजीव अभयारण्य जो है ये उत्तराखंड में नहीं है, ये जम्मू कश्मीर में है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि 19वीं सदी के भारत के औद्योगिकीकरण के कारण निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सबसे अधिक प्रभावित हुआ। बताइए सबसे अधिक। तो देखिए 19वीं शताब्दी भारत में महत्वपूर्ण आर्थिक परिवर्तन का काल था, जिसकी विशेषता ब्रिटिश साम्राज्य को औपनिवेशिक नीतियों के कारण इसके पारंपरिक उद्योगों का विऔद्योगिकीकरण करना था। और इसमें देखिएगा राइट आंसर सूती वस्त्र उत्पादन का हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण आरंभिक चोलकालीन चित्रकला है जिसकी खोज 1931 में बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में किया गया था। अच्छा, ये बृहदेश्वर मंदिर जो है इसको आपको राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, और इसका निर्माण जो है किसने करवाया था, राजराज प्रथम ने करवाया था, ठीक है। और देखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा शिव योग दक्षिणामूर्ति, शिव योग दक्षिणामूर्ति के रूप में। तो यहाँ पर देखिए योग दक्षिणामूर्ति के रूप में शिव, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। लौह चुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकत्व एक भौतिक घटना है जिसमें कोई पदार्थ स्वतः स्फूर्त चुंबकत्व प्रदर्शित कर सकता है, ठीक है ना। और देखिए जिन पदार्थों को लौह चुंबकत्व माना जाता है उसमें लोहा, कोबाल्ट और निकिल होता है, ध्यान रखिएगा, लोहा, कोबाल्ट और निकिल होता है। तो यहाँ पर देखिए लोहा है, यानी कि ये भी लौह चुंबकत्व जो है बिल्कुल। और यहाँ पर नहीं पूछा गया तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपका चांदी हो जाएगा, ठीक है ना, चांदी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चांदी को डाईमैग्नेटिक पदार्थ के रूप में वर्गीकृत किया गया है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन है। प्रथम वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन, तो फ्रेंड्स ये एक्सियोम है, एक्सियोम है। और अभी आपने देखा होगा सुधांशु शुक्ला गए हुए हैं, ठीक है ना, शुभांशु शुक्ला, और आ भी गए हैं रिटर्न। चलिए उसके बाद देखिएगा कि डेंगू ज्वर का कारक जीव एक मच्छर रहित वायरस है, बिल्कुल है, जो निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है, ठीक है, किस श्रेणी से संबंधित है ये पूछा गया है। डेंगू ज्वर का कारक जीव एक मच्छर जनित वायरस है
जो किस श्रेणी से संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये संबंधित किससे है? तो ये फ्लेवी राइबो वायरस से संबंधित है, फ्लेवी राइबो वायरस से। और यह वायरस संक्रमित एडिज मच्छर, जो एडिज मच्छर है ना, एडिज इजिप्टी मच्छर, मुख्यतः एडिज इजिप्टी और एजिड एल्बोपिक्टस के काटने से मनुष्य में फैलता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किससे रक्त में थक्का बनाने वाले कारक निर्मोचित होते हैं? बताइएगा, किससे रक्त में थक्का बनाने वाला कारक निर्मोचित होते हैं? तो फ्रेंड्स ये होता है थ्रोम्बोसाइट्स में। अच्छा, मैंने बताया था एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट्स आरबीसी को कहा जाता है और थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है किसको? तो प्लेटलेट्स को। तो याद रखिएगा, कहीं प्लेटलेट्स न दिया हो और थ्रोम्बोसाइट्स दे दिया हो तो ध्यान रखिएगा। ये होता है आपका किसमें? तो प्लेटलेट्स में। और रक्त का थक्का बनाता है विटामिन के, आपको पता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जब अंडे को गर्म किया जाता है तो पीतक, यानी कि जो आपने देखा होगा यॉक होता है पीला कलर वाला, उसके चारों ओर का पारदर्शी तरल भाग ठोस और गंदला सफ़ेद हो जाता है। ठीक है ना। यह निम्नलिखित में से किसके ऊष्मीय रूपांतरण के कारण होता है? ये सफ़ेद हो जाता है और बीच में गोल हो जाता है जब बॉयल करेंगे तो ये होता है प्रोटीन के रूपांतरण के कारण। तो यहाँ पर देखिए प्रोटीन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, प्रोटीन का ऊष्मीय विकृतीकरण के कारण होता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा ऊष्मीय रूपांतरण या ऊष्मीय विकृतीकरण एक ही बात है, तो प्रोटीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक प्रणाली का उपयोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में अपचयन के लिए किया जाता है? डायरेक्ट याद रखना है प्रश्न को। किस उत्प्रेरक प्रणाली का उपयोग जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त में अपचयन के लिए किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये कौन सा है? ये निकेल और हाइड्रोजन है। ये आपका कौन है? निकेल और हाइड्रोजन है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, निकेल और हाइड्रोजन है। और देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त में अपचयन के लिए क्रमशः एल्कीन या एल्काइन, ठीक है ना, के दोहरे या तिहरे बंधों में हाइड्रोजन को जोड़ा जाता है जिससे वे एल्केन में बदल जाता है, यानी कि संतृप्त में बदल जाता है। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कोई किसी दिए गए स्थान पर किसी विशेष दिन की अपेक्षित आर्द्रता कैसे निर्धारित कर सकता है? कैसे? तो फ्रेंड्स यदि तापमान और निरपेक्ष आर्द्रता दोनों दिए गए हों, ठीक है, तापमान और निरपेक्ष आर्द्रता दोनों दिए गए हों। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस ग्रीन हाउस गैस का वायुमंडल में अधिकतम औसत जीवन काल होता है? ये सारे ग्रीष्म हाउस गैस हैं, मतलब ग्रीन हाउस गैस हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिएगा कौन सा इसमें से राइट हो जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स इसमें से अगर हम बात करें तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है ना N2O, ये भी ग्रीन हाउस गैस होता है। यहाँ पर राइट आंसर इसी का अधिकतम औसत जीवन काल होता है। ठीक है, ये CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये मीथेन है और ये जलवाष्प है। चलिए उसके बाद देखिएगा ओजोन भी जो होता है ग्रीन हाउस गैस होता है, ओजोन O3। उसके बाद देखिएगा कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार BW से क्या तात्पर्य है? अच्छा देखिए कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु को CWG के अंतर्गत रखा गया। ये प्रश्न बिहार स्पेशल का है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर BW से तात्पर्य क्या है? तो फ्रेंड्स ये मरुस्थलीय जलवायु से है। किससे है? तो मरुस्थलीय जलवायु से, डेजर्ट क्लाइमेट से है। ठीक है, इसको आप डायरेक्टली याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा संगठन विलुप्त प्राय प्रजातियों की विश्वव्यापी सूची प्रकाशित करता है? बताइएगा। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स ये करता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है ना, इसको बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, IUCN अंग्रेजी में इसका फुल फॉर्म है। चूंकि फुल फॉर्म भी पूछा जा रहा है, ध्यान रखना आपको, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, ये निश्चित रूप से पूछा जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 निम्नलिखित में से किस पर स्थित है? अच्छा जलमार्ग पूछा गया है। वाटरवे जो है ये आपका दूसरा जो है ये किस पर है ये पूछा जा रहा है। तो देखिए दूसरा जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है, और ब्रह्मपुत्र नदी पर ये आपका धुबरी और सादिया के बीच में है। ब्रह्मपुत्र नदी पर सादिया और धुबरी के बीच में है। ठीक है ना, इसको ध्यान रखना आपको। अच्छा NW1 जो है नेशनल वाटरवे 1 जो है ये किस पर है? तो फ्रेंड्स ये राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, तो ये आपका गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली पर स्थित है, जो इलाहाबाद से हल्दिया तक फैला हुआ है। ठीक है ना, इलाहाबाद से हल्दिया तक। यहाँ पर देखिए प्रयागराज इलाहाबाद से हल्दिया तक, इसी पर है ये। उसके बाद देखिएगा कि कृषि योग्य बंजर भूमि क्या है? कृषि योग्य बंजर भूमि बताइएगा।
कृषि योग्य बंजर भूमि, तो वह भूमि जिसे 5 साल से अधिक वर्षा के लिए प्रति छोड़ा गया है। 5 साल से अधिक वर्षा नहीं, वर्षों के लिए, सॉरी वर्षों के लिए, ठीक है ना, 5 साल से अधिक वर्षों के लिए प्रति छोड़ा गया है, कृषि योग्य बंजर भूमि है ये। उसके बाद देखिएगा कि सिंह विष्णु और महेंद्र वर्मन के शाही चित्र ममलापुरम के किस गुफा मंदिर में मिले हैं। सिंह विष्णु और महेंद्र वर्मन, सिंह विष्णु और महेंद्र वर्मन, यानी कि बात किससे हो जा रही है, तो ये पल्लव वंश की हो रही है, ठीक है ना। तो ये आपका मिला है कहाँ से, तो फ्रेंड्स ध्यान रखना है, ये बराह केव टेम्पल से मिला है, बराह गुफा से, ठीक है ना, बराह गुफा से मिला है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु में, ठीक है, महाबलीपुरम या मामलापुरम, महाबलीपुरम आपको याद भी होगा। चलिए उसके बाद देखिए इनमें से कौन सा राजा कृष्णदेव राय की दरबारी कवि नहीं थे। अच्छा, कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान रहते थे, मतलब कवि रहते थे, जिनको कि अष्ट दिग्गज कहा जाता था, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि अष्ट दिग्गज किसके दरबार से संबंधित है, तो कृष्णदेव राय के। और एक अष्टप्रधान है, अष्टप्रधान शिवाजी के मंत्रिमंडल को कहा जाता है, तो अष्टप्रधान शिवाजी से संबंधित है। और पूछा गया कृष्णदेव राय के दरबारी कवि नहीं था इसमें से, तो ध्यान रखिएगा इसमें से कौन सा नहीं था, तो सिद्धेश्वर नहीं था, ठीक है ना, सिद्धेश्वर राइट आंसर हो जाएगा, सिद्धेश्वर नहीं था, ठीक है, सिद्धेश्वर नहीं था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेंगे कि इनमें से किस चोल राजा ने जो है नेगापट्टनम में बौद्ध विहार निर्माण के लिए श्री विजय के शैलेंद्र राजा को प्रोत्साहित किया था। इनमें से किस चोल राजा ने नेगापट्टनम में बौद्ध विहार के निर्माण के लिए श्री विजय के शैलेंद्र राजा को प्रोत्साहित किया था, तो फ्रेंड्स ये राजराज प्रथम ने किया था, ठीक है ना, राजराज प्रथम चोल वंश का शासक था, इसी ने किया था। अच्छा, भीमराव अंबेडकर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान का हृदय और आत्मा है। भीमराव अंबेडकर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान का हृदय और आत्मा है, तो फ्रेंड्स ये कौन सा अनुच्छेद है, तो देखिएगा अनुच्छेद 32 को बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के हृदय और आत्मा कहा है। और देखिए अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, और इसी अनुच्छेद 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की अधिकारिता में नहीं है। अच्छा, आपको कुछ याद आ रहा है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, बताइएगा। तो देखिए जो है आपका इसी के तहत जो है ना 1993 में जो है मानवाधिकार आयोग जो है इसी के तहत स्थापित किया गया था। और यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मानव अधिकार जो है परिषद, ये नहीं है इसमें, ठीक है ना, ये अधिकारिता में इसके नहीं है। बाकी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग और मानव अधिकार न्यायालय बिल्कुल ये है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि कश्मीर में शैववाद का प्रतिपादन किसने किया था। ये हूबहू प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा गया है, देखिए इसी सीडीएस के पेपर से, तो ये वसुगुप्त हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि इनमें से कौन 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक हैं। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक है, तो फ्रेंड्स इसको लिखा है किसने, तो ध्यान रखिएगा इसको लिखा है मनोज मुकुंद नरवणे ने। मनोज मुकुंद नरवणे का ये है, ध्यान रखिएगा, ये पूर्व सेना अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय सेना में आतंकवादियों का सफाया करने के लिए कहाँ ऑपरेशन सर्वशक्ति चलाया है। ऑपरेशन सर्वशक्ति, तो ऑपरेशन सर्वशक्ति चलाया है कहाँ पर, तो जम्मू कश्मीर में। उसके बाद देखिए अभी ऑपरेशन चलाया गया है जम्मू कश्मीर में, तो मैंने आपका करंट का जो सेशन कराया हुआ है, 3 सेशन कराया हुआ है, महत्वपूर्ण जाकर के देखिएगा। देखिए कौन सी जो है इसमें से डीआरडीओ के द्वारा विकसित स्वदेशी असॉल्ट राइफल है। डीआरडीओ के द्वारा विकसित स्वदेशी असॉल्ट राइफल है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका उग्रम है, उग्रम है, ठीक है ना, उग्रम है, ध्यान रखना आपको। उसके बाद देखिएगा कि योगेश सिंह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है जिसने 2024 में एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, योगेश सिंह जो है ये निशानेबाजी से हैं, शूटिंग से हैं, ठीक है ना, और इन्होंने पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो यहाँ पर देखिए ये निशानेबाजी शूटिंग से संबंधित है, शूटिंग से संबंधित है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे जिनका हाल ही में निधन हो गया, निम्नलिखित में से किस घराने का प्रतिनिधित्व करती थी। देखिए प्रभा अत्रे जो है ना, ध्यान रखना है, ये किस घराने का प्रतिनिधित्व करती थी, तो किराना घराने से ये संबंधित हैं, ठीक है ना। ये एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका थी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, किराना घराने, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारतीय सेना के द्वारा हाल ही में देखिए विकसित किया गया
आरंभ से अंत तक सुरक्षित मोबाइल पारिस्थितिक तंत्र यानी कि एंड टू एंड सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम निम्नलिखित में से कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका कौन सा है, ये आपका संभव है, संभव राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में देखिए भारत सरकार ने लिथियम की खोज और खनन परियोजना के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ करार किया है। तो ये किसके साथ किया है, तो फ्रेंड्स ये किया है किसके साथ, तो आपको याद रखना अर्जेंटीना के साथ किया हुआ है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप है, ये आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2024 के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया चौथी बार इस खिताब को जीता है भारत को हरा करके, और इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। तो यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया कि भीमराव अंबेडकर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान का हृदय और आत्मा है। तो ये मैंने आपको करा दिया है, अनुच्छेद 32। चलिए उसके बाद देखिएगा ये अंग्रेजी में क्वेश्चन है, बट मैं आपको यहाँ पर हिंदी इसका बता दे रहा हूँ। अब देखिए इसमें पूछा क्या गया है, मतलब इसमें है क्या हिंदी इसका। तो देखिए पूछा गया विच पेनिनसुलर रिवर हैज़ ए ट्रिब्यूटरी नेम्ड काबिनी। यहाँ मैं हिंदी में लिख देता हूँ, ठीक है ना, काबिनी। एक मिनट, काबिनी। चलिए फिर से लिख देता हूँ, फ्रेश लिख देता हूँ, काबिनी। अंग्रेजी में लिखा गया इस तरह से, काबिनी, काबिनी। तो यानी कहने का मतलब ये रहा है कि ये जो काबिनी है, काबिनी, ये पूछा गया है कि ये किसकी सहायक नदी है, ठीक है ना, किस प्रायद्वीपीय नदी की सहायक नदी है काबिनी। काबिनी किसकी सहायक नदी है, ये डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा आपके पेपर में, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है काबिनी किसकी सहायक नदी है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये काबिनी जो है ये कावेरी की सहायक नदी है। तो यहाँ पर देखिएगा कावेरी ऑप्शन डी में दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग वाज द फोकस ऑफ द 12 5-year प्लान, ठीक है ना। यानी कि पूछा जा रहा है इसमें से आपसे कि जो आपका 12वां जो पंचवर्षीय योजना है उसका जो है फोकस क्या था। 12वां पंचवर्षीय योजना जो है उसका फोकस पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आयाम मानव, एक मिनट, इनमें से पूछा गया है, बताइए। तो यहाँ पर कौन सा जो है आपका फोकस है 12 5-year प्लान का, ये आपसे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स इसमें से है आपका सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। तो यहाँ पर देखिए सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन इज नॉट इंक्लूडेड इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि इसमें से कौन सा आयाम मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। और इसी तरह का प्रश्न 20 तारीख को एक पूछा गया था, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इसमें से आपका कौन सा नहीं है, बताइए। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा इसमें से आपका कौन सा नहीं है, तो मृत्यु दर नहीं है, ठीक है ना। मोर्टालिटी रेट यहाँ पर दिया गया है, मृत्यु दर नहीं है। बाकी देखिए जन्म के समय और जीवन प्रत्याशा बिल्कुल है। उसके बाद देखिएगा स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष बिल्कुल है, और एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग यानी कि स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष भी है, बट मोर्टालिटी रेट नहीं है, यानी कि मृत्यु दर इसमें नहीं है मानव विकास सूचकांक के आयाम में शामिल। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाएगा प्रश्न। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया कि इन जून 2024 का करंट अफेयर पूछा जा रहा है। तो वहीं पूछा गया है कि जून 2024 में जो है ध्यान रखिएगा कि एक मेमोरेंडम साइन हुआ है यूएस से और इंडियन रेलवे के बीच में। तो ये हुआ इसलिए टू अचीव मिशन नेट जीरो कार्बन इमिशन, और कब तक प्राप्त करने के लिए ये हुआ है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 2000 कब तक, तो 2030 तक किया गया है, ठीक है ना, 2030 तक ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया कि इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड ओपीडी फॉर ट्रांजिस्टर वाज ओपनड इन विच ऑफ एमंग द फॉलोइंग हॉस्पिटल, यानी कि कहने का मतलब है कि ट्रांसजेंडरों के लिए भारत का पहला समर्पित ओपीडी निम्नलिखित में से किस अस्पताल में खोला गया ट्रांसजेंडरों के लिए। तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर खोला गया है, तो याद रखना ये खोला गया आपका राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल नई दिल्ली में। तो यहाँ पर देखिए RML राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल नई दिल्ली में। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिजोल्यूशंस इन द फाइनल एग्रीमेंट रीच्ड एट COP28 इन द एसोसिएटेड विद द टारगेट ऑफ अचीविंग नेट जीरो बाई 2050,
ये पूछा गया है। हिंदी में कहेंगे कि COP0 में हुए अंतिम समझौते में निम्नलिखित में से कौन सा संकल्प 2050 तक नेट जीरो प्राप्त करने के लक्ष्य से जुड़ा है। तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा फॉसिल फ्यूल फेज आउट। फॉसिल फ्यूल फेज आउट यानी कि जीवाश्म ईंधन का चरणबद्ध उन्मूलन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, इसी तरह के प्रश्न आगे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वैसा मैंने आपको कराया है। सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिए।